जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का 26 जनवरी को जो विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है उसके लिए देखा जाए तो ये बोलना सही होगा कि ओरिजिनल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आएंगे। आज हम लोग टोटल का टोटल दिखाए तो 65 to 70 प्रश्न यानी कि 65 से 70 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है। और मेरा अगर बात मानते हो आप लोग कि ये देखा जाए तो मेरा 6 नंबर का वीडियो, इससे पहले मैंने 5 वीडियो डाला हुआ है विज्ञान का, और अभी आपको एग्जाम तक और वीडियो मिलेंगे। अगर सभी वीडियो को फ्लुएंटली अगर आप लोग देख लेते हो, ठीक है ना, कैसे देखोगे मैं वो भी आपको ट्रिक बता दूंगा कम से कम टाइम पे, ठीक है ना, तो मेरा बात मानो कि आपका 50 में 50 आपका विज्ञान में आराम से आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और विज्ञान की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का भी आपको वीडियो मिल रहा होगा, आपको देखा जाता है एसएसटी भी मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश भी मिल रहा है, तो सभी देख लेते हो तो सभी में आपका A+ आराम से आएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और थोड़ा सा एफोर्ड कर देते हो तो आपका फुल में फुल मार्क्स भी आराम से आ सकता है। और मैथ और साइंस में तो टेंशन नहीं, मतलब एसएसटी में भी टेंशन नहीं लेना, ये सब में आना ही आना है। ठीक है, ये सब ऐसा सब्जेक्ट ही है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है और हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बात रही कि आप लोग कैसे देखोगे प्रीवियस जो मैंने वीडियो लिया, टोटल 5 वीडियो सब नहीं देखे हो तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखो, थोड़ा सा फास्ट करके देखो, 2 इंटू का स्पीड में देखो, या 1.5 इंटू का स्पीड में देखो, या 1.75 इंटू के स्पीड में देखो। तो उससे क्या होगा कि वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म होगा और वीडियो को 1 से 2 बार करके देख पाओगे। उससे क्या होगा कि आपका याद रह जाएगा। बस आप लोग इतना कर लो ना, मेरी गारंटी कि आप लोग को बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। आप लोग एग्जाम जब जब बैठोगे पेपर लिखने के लिए तब आप लोग को मेरा याद जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड तारा है, यानी कि यहाँ में से कौन सा आकाशीय पिंड है जो कि तारा है। देखा जाए तो चारों का चारों आकाशीय पिंड है, पर सूर्य जो होता है ये एक तारा की कैटेगरी में आता है। आप लोग सुना होगा कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है, बताना कि कौन सा ग्रह नहीं है। ठीक है ना। अथवा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सौर परिवार का ग्रह नहीं है। ये तीनों प्रश्न एक ही मीनिंग को इंडिकेट करता है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, तो आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को मैं वो सभी क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है वो तो बताऊंगा, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा मंगल, शनि, बुध ये सभी ग्रह है, परंतु सीरियस ग्रह नहीं है बाबू, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो बोलोगे सर बुध, जो कि गलत बात है। बोलोगे सर बुध तो सूर्य का सबसे नजदीक है, यानी कि उसको ज्यादा गर्म होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह की बात करूं तो बुध ही है, और सबसे नजदीक ग्रह की अगर मैं बात करूं सूर्य से तो वो भी बुध ही है। लेकिन मैं बात करूं गर्म ग्रह का तो बुध नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, शुक्र हो जाएगा। पूछो का है, क्योंकि देख लो बुध सबसे छोटा है, इसीलिए वो सूर्य का किरण ज्यादा सोख नहीं पाता, वो गर्म ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन जस्ट बुध के बाद शुक्र आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक अगर मैं बात करूं सूर्य से तो शुक्र आता है, इसीलिए। और शुक्र का साइज भी थोड़ा अच्छा खासा है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। याद रखना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, सूर्य को एक प्रभात का तारा भी हम लोग बोलते हैं, उसको याद रखना मेरी बात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन बाबा ने किया था। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं, याद रखना मेरी बात। अगर मैं उनकी सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले बुध आता है, मैंने सूर्य से अगर मैं बात करूं सूर्य के बाद बुध आता है, ठीक है। सूर्य एक ग्रह नहीं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो सूर्य से दूरी की बात करूं तो सबसे सामने आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, तो तीसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद आपका देखा जाए तो बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि आता है, फिर आपके पास अरुण और वरुण आता है। और एक याद रख लीजिएगा, अरुण को ही हम लोग इंद्र ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लीजिएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, अभी मैंने बताया छोटा बुध है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। चलो, छोटा ग्रह से भी क्वेश्चन आ गया, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो याद रखना बुध है। अच्छा, चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो चमकीला पिंड देखा जाए तो आपके पास तारे होते हैं, क्योंकि तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है, तो देखो चमकीला ग्रह की मैं बात करूं तो सौर परिवार में शुक्र हमसे सबसे नजदीक, इसीलिए वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हम इजीली देख सकते हैं शुक्र को, ठीक है। और इसी को हम लोग देखा जाए तो प्रभात का तारा भी कहते हैं, मैंने ये 2 बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसी कारण से शुक्र हमें ज्यादा चमकीला नजर आता है, परंतु याद रखना क्योंकि वो हमसे नजदीक है। और मैं बोलना ये चाहता था कि देखो शुक्र शुक्र जो है चमकीला, इसका मतलब ये नहीं कि उसका खुद का प्रकाश है, ऐसा नहीं होता, वो सामने इसलिए हमें दिखाई पड़ता है चमकीला, जैसे कि हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है चमकीला, ठीक है।
अच्छा, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। परंतु अगर मैं बात करूं सूर्य के अंदर का तापमान, कोर का तापमान या मध्य का तापमान, तो याद रखना 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हो? 1.5 CR डिग्री सेल्सियस। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो अभी मैंने बताया बुध है। अच्छा, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो याद रखना बुध और जो शुक्र होता है इनके ग्रह नहीं होते, ग्रह माने इनके उपग्रह नहीं होते हैं, इनके कोई मून नहीं होते। अच्छा, किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? अभी मैंने आपको 2 बार रिपीट किया था, शुक्र, याद रखना मेरी बात। अच्छा, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि बड़े शहर है, वहाँ बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, इसके कारण नहीं। बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। वहाँ बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है। इससे कारण क्या होता है कि वायुमंडल दूषित रहता है, इससे हमें तारे नजर नहीं आते, क्योंकि तारे हो गए, ग्रह हो गए, ये सभी वायुमंडल के ऊपर ना है, ठीक है। तो हमको देखने के लिए पहले वायुमंडल को पार करना पड़ेगा, तो वायुमंडल तब ना पार होगा जब वायुमंडल क्लियर होगा। तो वायुमंडल क्लियर ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो वही चीज लिखा है कि धूल, धुएं से भरे आसमान में वे छिपे जाते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे दूर ग्रह कौन है बताओ? तो सबसे दूर ग्रह की मैं बात करूं, इन ऑप्शन में मैं बात करूं तो आपके पास नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को जरूर देखिएगा। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करो, अगर मैं नेपच्यून के जगह पे यहाँ पे अगर मैं पृथ्वी डाल दूंगा तो बताओ ना सबसे दूर कौन होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, शनि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शनि जो आपका दिखाया तो बृहस्पति के बाद आता है। अच्छा, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा है, ठीक है। और देखा जाए बाकी सभी और भी हैं जो कि उपग्रह नहीं, वो कृत्रिम उपग्रह में आते हैं, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट वगैरह था, ठीक है ना। आई होप कि आपको पता होगा ये सब चीजें, सैटेलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? अभी मैंने बताया था आपको शुक्र, इसलिए चमकीला नजर आता है हमें। अच्छा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो तारा की अगर मैं बात करूँ तो बोलेगा सर ध्रुव तारा। अरे बाबू, ध्रुव तारा नहीं है, एक्चुअली में सबसे निकटतम तारा देखा जाए तो आपके पास सूर्य है, ठीक है ना। सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर आपका कोई सबसे निकटतम तारा है तो याद रख लीजिएगा, वो आपके पास है, उसको बोला जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य के बाद अगर सबसे निकटतम अगर मैं तारा की बात करूं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। याद रखना, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा, अब प्रकाश वर्ष की अगर बात चली गई तो याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू में 10 का पावर में 12 किलोमीटर लगभग होता है, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू डैश दे देगा, या पूछ देगा कितना होता है। 9.46 इंटू में 10 का पावर में 12 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। और एक प्रकाश वर्ष का मीनिंग ये होता है कि एक प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय की, वही होता है। तो प्रकाश एक साल में 9.46 इंटू 10 का पावर में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। और एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो आपके पास सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक अगर मैं तारा की बात करूं तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 का पावर में 12 किलोमीटर होता है। बोलेगा सर इस क्वेश्चन में आप लोग बार बार जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लाया नहीं हुआ है, परंतु क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। मैंने बोला ना कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सब करा दूंगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लो अभी याद रखना कि 3.8 प्रकाश, आपका वर्ष नहीं, प्रकाश मिनट, 8.3 प्रकाश मिनट होता है, ठीक है। वर्ष नहीं होगा, यहाँ वर्ष गलती से लिखा गया, ठीक है। तो आपके पास दोनों का ऑप्शन कट हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने सुना कि प्रकाश की किरण है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास समय लगता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि सूर्य जो आपके पास पृथ्वी है उसकी दूरी अगर मान लो 8.3 प्रकाश वर्ष हो जाए तो प्रकाश की किरण को आने में 8.3 साल लगेगा। समझ रहे होता है, ऐसा नहीं होता है ना। वो मोटे 8.20 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड में वो आ जाता है, ठीक है। तो इस कारण से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मिनट हो जाएगा, 8.3 प्रकाश मिनट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आपके पास देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 14 करोड़ 96 आपके पास लाख 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर होता है वो, ठीक है। तो याद इस तरह से याद रख सकते हो। अच्छा, फोबोस क्या है? तो फोबोस और डिवोस होता है, ये मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखा जाए तो आर्यभट्ट तो उपग्रह है, पर ये कृत्रिम उपग्रह है। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह यही है। बृहस्पति तो उपग्रह है नहीं, ग्रह है। सूर्य भी एक तारा है, तो चंद्रमा एक बचा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापी जाती है? तो
प्रकाश वर्ष में मापा जाता है उसको मीटर किलोमीटर में मापना थोड़ा भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका मामा घर कितना दूर है तो सेंटीमीटर में मापोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि मामा घर आपका बहुत दूर है, आप किसी का बगल में तो बात की बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है जनरली दूर की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष को उपयोग किया जाता है, खासकर पिंडों की दूरी को, ठीक है ना, खगोलीय पिंडों की दूरी को। अच्छा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं, याद रखना मेरी बात। अच्छा, बृहद सप्तऋषि है तो बेसिकली एक तारामंडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, अभी मैंने आपको बताया आर्यभट्ट था। अच्छा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखना मंगल को कहा जाता है, और किस लिए? क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, और फेरस ऑक्साइड का जो रंग होता है वो लाल होता है इस कारण से, ठीक है ना। इसके वायुमंडल में फेरस ऑक्साइड होता है इस कारण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां होती है? तो वो शनि पर होता है, ठीक है ना, शनि। इस प्रकार से उसमें साइड साइड में वलय जैसा होता है, तो याद रखना मेरी बात, एक नंबर ऑप्शन शनि करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु ये सभी आते हैं, परंतु तारामंडल जो होता है ये बेसिकली एक अलग मंडल है, ये आपका देखा जाए तो सौर परिवार में नहीं आता है। सौर परिवार में क्या क्या आता है? देखो, यही आपके पास धूमकेतु आएगा, उपग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा, ग्रह आएगा, सूर्य आएगा, ठीक है, और नहीं आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से चीजें आती हैं। रात्रि के समय साफ आकाश में काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये है। या फिर बोलो कि टूटता तारा को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग उल्काएं बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु जनरली एक झाड़ू जैसी संरचना होती है जिसकी पूंछ हमेशा सूर्य की ओर होती है, इसको याद रखना। अच्छा, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों कहते हैं, तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को हम लोग उपग्रह कहते हैं, और सूर्य की परिक्रमा करने वालों को, या फिर बोलो कि इन टर्म में तारों की परिक्रमा करने वाले को, यानी कि सूर्य एक तारा है, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना मेरी बात। मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह का, सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग का जो फोन चल रहा है, ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हो, सभी कहीं ना कहीं सैटेलाइट के कारण से। द्वितीय प्रदूषक, ये आपका मॉडल पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है, तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल होते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक प्रदूषक कौन है बताओ? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक में आता है। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो एरोसोल जो होता है बेसिकली ठोस कण और तरल कण से मिलकर बना होता है, और जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर, एसी से निकलता है, आपके पास एयर कंडीशनर, एसी का फुल फॉर्म होता है, इनसे निकलता है, ठीक है। ये भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को जाके क्षति करता है, और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ये प्रश्न, एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि बताओ कि ऑक्सीजन का एक जहरीला अणु कौन है? तो देखा जाए तो O3 है। अगर ऑक्सीजन जनरली O2 का होता है, इसमें अगर आप लोग ओरेगो O ऐड कर दोगे तो ये O3 बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा, जो कि जहरीला हो जाता है। इसलिए कहीं पूछे कि ऑक्सीजन का एक जहरीला अणु कौन है, तो O3 है, ये भी याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो एरोसोल अगर बात करूँ तो क्या है? बेसिकली ये ठोस कण और तरल कण होते हैं, और इसी का एग्जाम्पल CFC भी होता है, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको भी याद रखना है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, वैश्विक ऊष्मन के लिए प्रमुख गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, और बेसिकली ये भी आपका मॉडल पेपर में आया था, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो याद रखना मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड फिर मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं और मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है कि ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखकर CO2 लिख दे, मीथेन ना लिखकर CH4 लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो यही 2 गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पर्यावरण के अजैव कारक है, अजैव मतलब समझ लो कि जो जिंदा नहीं है, सीधा सीधा समझ लो। तो यहाँ कौन सा ऐसा है जो कि जिंदा नहीं है? तो देखा जाए तो वायु, तो इसलिए आपका वायु करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो, बाकी सभी जैव कारक में आते हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको बता दिया। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो वायु प्रदूषण का प्रभाव सब पर पड़ता है, मनुष्यों पर, पृथ्वी, वृक्ष पर, भवनों पर। सिर्फ भवन पर किसे पड़ता है? अरे ताजमहल देखने रहे हो बाबू, सब समझ में आ रहा है ना आपके पास? बेसिकली ताजमहल क्यों हो रहा है? पीला हो रहा है। बोले सर ताजमहल तो पीला आपका अम्ल वर्षा कारण होता है, तो अम्ल वर्षा भी आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है। सल्फर वगैरह नाइट्रोजन के अम्ल मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, जो कि वायु से ही तो मिलता है ना उसको। तो इसलिए आपके पास डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रीजन वायु प्रदूषण ही सभी चीज़ों का खराब होने का, या सभी प्रकार की बीमारियों का, ठीक है। तो इन सभी पर 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया? 1 मिनट थोड़ा देख लूँ। हाँ, तो देखो वायु किसका मिश्रण है? तो वायु याद रखना, वायु गैस का, द्रवों का, ठोस का, सबका मिश्रण। बोले सर कैसे? पत्थर तो वायु में नहीं होता है। अरे बाबू,
ठोस का मतलब पत्थर ही नहीं होता, छोटे छोटे धूलकण भी तो ठोस होते हैं ना, तो वो वायु में होता है। द्रव की बात करो तो वह भाप होता है कि ना पानी का, ठीक है ना, बहुत सारे गैस होता है, ठीक है, वो सभी द्रव अवस्था में भाप के रूप में बने हुए होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस के रूप में आप लोग को, भाप के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। HCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, तो बेसिकली इन लोग को भाप के रूप में, गैस के रूप में मिलता है जनरली इस प्रकार से, समझ में ना आपके पास, भाप को अच्छे से याद रख सकते हो आप लोग, जल को। तो कुल मिलाकर गैस, द्रव, ठोस सभी होते हैं वायु के मिश्रण में, ठीक है। तो वायु में सबसे ज्यादा अगर बात करो कौन सा तत्व है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो प्राकृतिक स्रोत मैंने कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रकृति मतलब प्रकृति से ही है, ऑटोमेटिकली वो है और वो वायु प्रदूषण कर रहा है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, ये हम लोग नहीं करते, प्रकृति से ही होता है। वनों में लगी हुई आग, अपने आप जो आग वगैरह लग जाता है, वो हो गया। अच्छा, लिखा कि धूल मिट्टी, ये भी कारण है वायु प्रदूषण, है कि इनमें से सभी, ये सभी प्राकृतिक कारण है। अच्छा, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन सा है बता दो, तो मानव की मैं बात करूँ तो फैक्ट्री हो गया, विद्युत संयंत्र हो गया, स्वचालित वाहन हो गया, ठीक है, तो ये सभी मानव कारक है जो कि वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मानव कारण और प्राकृतिक कारण दोनों पर बात कर लिया, क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। अच्छा, गैसीय वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो देखा जाए तो प्रमुख स्रोत की मैं बात करूँ तो वह वायु प्रदूषक का बात कर रहा है, तो गैसीय वायु प्रदूषक का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो होते हैं इसीलिए गैसीय फॉर्म में होते हैं, ये सभी वायु के प्रदूषक, इस चारों का ऑप्शन कट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखा है यहाँ पे धूम कोहरे में कौन सा रोग होता है, तो धूम कोहरे में बेसिकली दमा, आपका खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी होता है, ठीक है। तो धूम कोहरे में ये सभी चीजें होता है, धूम हो गया, कोहरा में सब दिक्कत होता है। अच्छा, वैश्विक उष्णन का मुख्य कारण क्या है, वैश्विक उष्णन बोलो या वैश्विक तापमान बोलो या ग्लोबल वार्मिंग बोलो, तो ये सभी देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा कारण, पौधा घर प्रभाव इसी कारण से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है ना, मीथेन के कारण। अच्छा, वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से तो विषम उष्णन बोलते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है, तो अम्ल वर्षा होने का जो प्रमुख अवयव है बेसिकली वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इस सब के कारण, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, H2SO4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का संचरण किसके कारण हो रहा है, तो संचरण वही पीला होना, ठीक है, संगमरमर का कैंसर इसी को बोला जाता है। जनरली ये अम्ल वर्षा कारण होता है, अम्ल वर्षा क्यों होता है अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाता है, सबसे पहली बात तो ओजोन, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, अभी मैंने बताया ये एक प्रकार का जहरीला देखा जाए तो ऑक्सीजन अणु होता है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का क्षति होता है, यानी कि CFC जो आपके पास CFCS जो आपके पास यहाँ दिख रहा है, दोनों का ऑप्शन आपके पास कट हो जाएगा, ठीक है। चलो याद रखना मेरी बात, हाँ लास्ट में ऐसा भी लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ देखा है तो ओजोन जो होता है ये बेसिकली सूर्य से निकलने वाली पाराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, और पाराबैंगनी किरणों से अगर वो डायरेक्ट हमारे बॉडी पर पड़े लंबे समय तक, वो त्वचा कैंसर वगैरह का कारक बनता है, तो इसे भी याद रखना मेरी बात, क्वेश्चन आता है। अच्छा, DDT देखा जाए, एक मिनट, हाँ, DDT है, DDT क्या है, बेसिकली एक कीटनाशक है जो कि अभी बहुत जगहों पे भारत में बैन है, ठीक है, सरकार ने इसको बैन कर दिया, बहुत जगह पे सरकार ने बैन ही कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है, तो सीमेंट के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए वो जिम्मेदार है, अभी मैंने आपको बताया था, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का कारक है, देखो क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा पूछ रहा है, CO2 देख लो, आपको नॉर्मली CO2 दे दिया, अगर आपको पता नहीं हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग CO2 बोलते हैं तो आप लोग क्या करोगे, गलत मार दोगे ना, तो याद रखना मेरी बात। और मेथेन CH4 होता है, देखो क्वेश्चन घुमाएगा, घूमना नहीं आपको। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, अरे पौधा पर प्रभाव, बेसिकली पौधा घर प्रभाव पूछना था पर पौधा पर प्रभाव लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे भी पूछे तो हम लोग समझ गए हैं कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है, ठीक है। आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अभी मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 देख रहा है, जो कि 78% के आसपास होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राथमिक प्रदूषक में देखा जाए तो आपके पास हो ही जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, पौधा घर गैस नहीं बताओ, तो पौधा घर की मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जनरली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज्यादा होता है, पर सल्फर डाइऑक्साइड भी कम नहीं है, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है, यानी कि देखा जाए तो आपके पास ये तीनों का तीनों होगा, परंतु पूछा कि कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है पौधा घर प्रभाव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें
हमें स्वच्छ शोषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो स्वच्छ शोषण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं, जल प्रदूषक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूषित पानी पीने से कौन रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से देखा जाए तो टाइफाइड होता है मुख्यतः। ठीक है, तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। क्लोरोफिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफिल का अगर मैं बात करूँ, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, क्लोरोफिल का नहीं। क्लोरोफिल का उपयोग तो बेसिकली पौधे अपने पत्तियों में करता है, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित करने में, ठीक है ना, जिससे वो अपना खाना बनाता है। तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, या फिर बोलो कि ये कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो रेफ्रिजरेटर से होता है, ठीक है, मतलब वही जिसको फ्रिज बोलते हैं हम लोग, एयर कंडीशनर जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है ना, एरासोल फुहारे में, एरासोल फुहारा मैंने बोला था एक प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक एरासोल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा का मुख्य प्रदूषक कौन है? अगर मुख्य प्रदूषक गैस कौन है तो बताओ। कार्बन देखा जाए तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से देखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, याद रखना मेरा। तो ये एक जहरीला गैस है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है? जैसा कि मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, तो यही हमारे श्वास के द्वारा जाकर हमारे रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे दम घुटकर मौत वगैरह हो सकता है। बहुत ही खतरनाक गैस है और भी प्रकार की श्वास श्वसन संबंधित आपका बीमारी हो सकता है। हरित गृह प्रभाव पर वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। देखो ये प्रश्न कितना बार आया हुआ है, देख सकते हो कितना बार मैंने आज के वीडियो में आपको रिपीट करता हुआ दिखा दिया आपको। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, मीथेन को CH4 बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक और दो दोनों हो जाएगा। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर देखा जाए तो आर्सेनो पायराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? ठीक है ना। तो देखा जाए तो झारखंड के कई जगहों पे देखा जाए तो आपके पास आर्सेनो पायराइट नामक खनिज पाया गया है, जिस कारण से देखा जाए तो किस तत्व के कारण देखा जाए तो भूमिगत जल विषाक्त हो जा रहा है, ठीक है, जहरीला हो जा रहा है। तो आर्सेनिक के कारण, देखो ना, आर्सेनोपायराइट और आर्सेनिक एक जैसा सुनने में, इसलिए इसको आप लोग आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया हुआ था। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी? तो गंगा नदी, सबको पता है। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री? सबको पता है, टाटा स्टील जमशेदपुर। एक नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? ये भी मैंने आपको बताया था 78%। 21% आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बाकी 1% जो बचा ये अन्य गैस वगैरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, साथ साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लोग सारा वीडियो को अगर देख लेते हो, अगर आप लोग सारा क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हो तो भाई साहब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको मजा आया होगा इस ओरिजिनल क्वेश्चंस के सीरीज में, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।